ब्लैक होल को आज के दिन कौन नहीं जानता। आज की डेट में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा, आखिर ये ब्लैक होल होता क्या है। इसी के ऊपर 2014 में एक मूवी भी आई थी, इंटरस्टेलर। इस मूवी में दिखाया गया था स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें कि ब्लैक होल, वर्म होल, एलियन प्लैनेट्स, इन सभी को बड़ी साइंटिफिक तरीके से दिखाया गया था। मूवी के लास्ट में जो सीन था, उसके जो मेन कैरेक्टर थे ऊपर एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। इस ब्लैक होल का नाम बताया गया था गागनटुआ। ऊपर अपने स्पेस क्राफ्ट के साथ ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। कुछ ग्रीन जैसे पार्टिकल इनको दिखते हैं। ये पार्टिकल इनके स्पेस क्राफ्ट पर आकर लगते हैं। कुछ लाइट के फ्लेशेस निकलने लगते हैं। बहुत ही दिमाग हिला देने वाली बात है ये। यहाँ पर गिर के अपने फास्ट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं ग्रेविटी का इस्तेमाल करके। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना पॉसिबल है? क्या एक ब्लैक होल के अंदर सही में ऐसा होता है? और अगर हम ब्लैक होल के अंदर गिरेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। आइए जानते हैं इन्हीं सवालों का जवाब आज की इस वीडियो। आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी लिखी, लेकिन उस थ्योरी के बाद भी ब्लैक होल की डिस्कवरी की गई। इस थ्योरी के एक्चुअली दो हिस्से हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टाइन ने 1905 में पब्लिक किया था। यह हमें बताती है कि कैसे स्पीड और टाइम इन्फ्लुएंस करती है। ऐसे एक्सीलेंट हुआ, आप इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे स्पेस में बैठे हैं जो बहुत तेजी से उड़ रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपका टाइम स्लो चलेगा उन लोगों से जो स्पेस में नहीं बैठे हैं, जो धरती पर बैठे हैं। रिलेटिविटी शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप स्पेस क्राफ्ट में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम स्लो चल रहा है। आपको ऐसा ही लगेगा कि टाइम उसी स्पीड से चल रहा है। लेकिन जब आप धरती पर वापस जाओगे, जब जाकर आपको ये चीज रियलाइज होगी कि टाइम कितना स्लो चल रहा था। अब स्पेस से ही नहीं, ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकता है, जैसा कि आइंस्टाइन ने बताया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। यह उन्होंने डेवलप करी थी 1915 में, जिसमें आइंस्टाइन ने कहा था कि उस चीज को विजुअलाइज करने के लिए कहा जाता है कि एक स्पेस टाइम फॉरवर्ड इमेजिन करो, एक मैस इमेजिन करो जिसमें कि सारे प्लैनेट्स ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। जितना ज्यादा इनका मास है उतना ही ज्यादा वो स्पेस टाइम को मेंड कर रहे हैं नीचे। और जो ये मास बेंड होने लग रहा है, नीचे होने लग रहा है, तो ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट ज्यादा आकर्षण हो, बाकी इससे टाइम की भी डायलेशन की हो रही है। अब हम इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, जनरल रिलेटिविटी रिवर्स मोड। जो जनरल रिलेटिविटी रिवर्स मोड कहा है कि हमारे स्पेस में एक कर्वेटर बनता है, तब उससे चीजें गड्ढे में इसलिए नहीं गिरती कि वो चीजें गड्ढे में लग जाती हैं, लेकिन वो चीजें इसलिए गिरती हैं क्योंकि उसके नीचे मौजूद स्पेस टाइम उन ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेकर उनको गिरने लगता है। बेसिकली जब भी स्पेस टाइम में कोई कर्वेचर बनता है तो स्पेस टाइम एक वाटरफॉल की तरह काम करने लगता है। जब उसके ऊपर तैर रही चीजों को वो कर्वेचर में गिराने लगता है, तो हो सकता है कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो हमारी यूनिवर्स में जिसमें ग्रेविटी का फोर्स बहुत ज्यादा हो कि वो लाइट को भी पूरी तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। वो हमें दिखेंगे ही नहीं क्योंकि लाइट उनसे भारी नहीं जा पाएगी। यही होते हैं दोस्तों ब्लैक होल। लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी जनरल ऑफ रिलेटिविटी में बताई थी। उस टाइम पर ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट एक थ्योरिकल था। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटी लाइट को इन्फ्लुएंस करती है और थ्योरेटिकल ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि एक्चुअली में भी ब्लैक होल होते हैं। तो आइंस्टाइन के बाद जनरल ऑफ रिलेटिविटी जो थी, उस पर और भी कई साइंटिस्टों ने काम किया, जैसे कि जोहानस डॉयस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कारा श्वार्ज़शाइल्ड। कई इक्वेशन थी, इन लोगों ने उस इक्वेशन को सॉल्व किया और उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी। और इन इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने से थ्योरेटिकली प्रूफ हो गया कि ब्लैक होल जैसी चीजें होती हैं। लेकिन 1916 में जब स्टीफन हॉकिंग ने इस एक्सपेंशन को रिवर्स में इमेजिन करने की कोशिश करी, तो उन्हें एक चीज नजर आई कि ब्लैक होल और बिग बैंग के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्लैक होल चीजों को अपनी तरफ खींचता है और बिग बैंग से चीजें बाहर की तरफ आ रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन हमारे स्पेस में एक और होल है जिसका नाम है व्हाइट होल। ये ब्लैक होल के एकदम अपोजिट है। ये चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है। अगर किसी चीज को व्हाइट होल के अंदर एंटर करना है तो उसकी लाइट से भी ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। व्हाइट होल के मैथमेटिक में भी है, ये चीजें सामने आई हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या हमारी धरती भी एक ऐसे ही होल से आई है? अगर हाँ, तो इस होल के अंदर इतना मटेरियल आया कहाँ से? इस व्हाइट होल के अंदर एक्चुअली में कुछ थ्योरीज के हिसाब से ब्लैक होल और व्हाइट होल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, पर उनका ये कनेक्शन होता है सिंगुलैरिटी से। वही सिंगुलैरिटी जो चीजों को अंदर की तरफ खींचती है और एक सिंगुलैरिटी चीजों को बाहर की तरफ फेंकती है। ये पॉसिबल है कि ब्लैक होल से सारे पार्टिकल एक नया यूनिवर्स बना सकता है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ब्लैक होल जो आप ये नाम सुनते हो, इसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था एक मैगजीन में सन 1964 में। लेकिन 1967 में ही ये शब्द जाकर पॉपुलर हुआ। फिजिक्स टीचर जॉन विलियम ने इसे पॉपुलर किया। लेकिन ब्लैक होल नाम सुनकर आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा, क्या एक होल है उस जगह पर? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। स्पेस में जो ब्लैक होल होते हैं वो स्टार्स से बनते हैं, लेकिन उनके सेंटर में कुछ मटेरियल जरूर है। अब स्टार्स में क्या, देखिए सूरज
सूर्य भी हमारा एक स्टार ही है, तो उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं। रिएक्शन की वजह से ही लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बाहर की तरफ फोर्स डालती है और अंदर की तरफ से स्टार्स पर फोर्स आता है ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से स्टार्स जिंदा रह रहा है। तो इस तरीके से हर स्टार अपनी जिंदगी में एक इक्विलिब्रियम रिमाइंडर करके रखता है। बाहर की तरफ जाने वाली फोर्स रिएक्शन की वजह से और अंदर की तरफ आने वाली फोर्स ग्रेविटी की वजह से। लेकिन ये जो रिएक्शन होने लग रहा है ये फ्यूल की वजह से होने लग रहा है, हाइड्रोजन या हीलियम। लेकिन ये फ्यूल हमेशा नहीं रहेगा, यह फ्यूल कभी तो खत्म हो ही जाएगा। और जब ये फ्यूल खत्म होगा तो जो बाहर की तरफ फोर्स जाने लग रहा है वो रहेगा नहीं, और अंदर की तरफ जो ग्रेविटी का फोर्स है उसे कंट्रोल करने के लिए कोई फोर्स नहीं रहेगा। तो ये स्टार्स अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएंगे अपनी खुद की ग्रेविटी में। ये होने में वैसे होने में बहुत टाइम लगेगा, हमारे सूरज की ही लाइफ है अराउंड 10 बिलियन ईयर्स। आगे क्या होता है डिपेंड करता है उस स्टार मास कितना है। यहाँ पर एक चार्ट देखते हैं स्टार के लाइफ सर्कल का। अगर स्टार का साइज ज्यादा नहीं है, एक छोटा वर्जन साइज है, तो वो रेड जाइंट में बदल जाता है। उसके बाद वो प्लैनेट्स नेबुला बन सकता है या फिर व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है। लेकिन एक बड़ा स्टार है जिसका फ्यूल खत्म हो जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है, जब वो सुपर रेड जाइंट बनता है और फिर वो सुपर जाइंट फटकर सुपर नोवा बन जाता है। फटने के बाद उसका बहुत छोटा सा कोर रह जाता है। अगर वो और ज्यादा छोटा है वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है, या उससे थोड़ा सा बड़ा है तो हम उसे ब्लैक होल कहते हैं। बेसिकली कहा जाए तो जितना मास था एक स्टार में, जब अपनी ग्रेविटी के फोर्स से कंप्रेस हो जाए, अगर वो इससे छोटा हो गया तो वो ब्लैक होल बन सकता है। स्पेशली कितनी छोटी वॉल्यूम में ये मटेरियल कंप्रेस हो जाते हैं। अगर कोई स्टार हमारे सूर्य जितना है और उसका कोई ब्लैक होल बनता है तो उसका डायमीटर सिर्फ 50 किलोमीटर का होगा। इतनी कम हो जाती है वॉल्यूम, आप इमेजिन कर सकते हो। आपने ये तो समझ लिया कि ब्लैक होल क्यों होता है, अब समझते हैं कि ब्लैक होल कैसा होता है। दोस्तों एक सुपरमासिव ब्लैक होल ये बहुत ही बड़े ब्लैक होल होते हैं, इतने बड़े कि इनका मास 1 मिलियन सूर्य कंबाइंड माइंड से ज्यादा होते हैं, और ये इतने बड़े बॉल में फिट होंगे कि इनका डायमीटर हमारे सोलर सिस्टम से भी बड़ा होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि हर एक बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपरमासिव ब्लैक होल है। ब्लैक होल होने का ये मतलब नहीं कि वो एक बॉल जैसा है कि जो चीजों को अपनी तरफ खींचे, लेकिन ब्लैक होल ऐसा नहीं होता जो अपनी तरफ चीजों को खींचते हैं। आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, सबसे पहले आप जो इस फोटो में नोटिस करोगे वो है एक ऑरेंज कलर की रिंग जो ब्लैक होल के अराउंड फॉर्म से होने लग रहा है। इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है और ब्लैक होल का एक बड़ा इंपोर्टेंट फ्यूचर है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैक होल में ग्रेविटी का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ग्रेविटी की वजह से बहुत सा गैसियस मैटर और बाकी तिवारी ब्लैक होल की तरफ आकर्षित होती है और इसके चारों तरफ घूमता रहता है राउंड राउंड, जैसे हमारे सूर्य के अराउंड बाकी प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स इतना ज्यादा हो गया है, जो चीज इसके आसपास घूमने लग रही है वो बहुत तेज से घूम रही है। वो इतनी हीटअप हो गई कि वो सब एक फ्लोइंग सा मैटर बन चुका है। लिटरली एक आग के पार्टिकल बन चुके हैं जो मिलियन डिग्री से भी ज्यादा गर्म है। जितनी तेजी से हम ब्लैक होल के बारे में जानेंगे उतनी ही तेजी से पार्टिकल अराउंड कर रहे होंगे। ये पार्टिकल इतनी तेज घूम रहे हैं कि एक दूसरे के साथ रफ होते हैं, कंप्रेक्शन होता है और ये ग्लो करने लगते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडियंस इनसे निकलने लगते हैं। साल 2019 में पहली बार साइंटिस्टों ने ब्लैक होल की फोटो खींची थी और इसमें भी इन्होंने येलो कलर का यूज किया था इस एक्सप्रेशन डिस्क को प्रेजेंट करने के लिए। इस पॉइंट के बाद आती है ब्लैक होल की बाउंड्री जिसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन। इसे बाउंड्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पॉइंट के बाद ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, लाइट ही बचकर नहीं निकल पा रही है, यानी सब कुछ काला काला दिखाई दे रहा है। आप इमेजिन करिए कि आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हैं और आपने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर दिया है, तो थ्योरेटिकल देखा जाए आपका वहां से बचकर निकलने का कोई चांस नहीं है। जब वहां से एक लाइट बचकर नहीं निकल सकती तो एक इंसान कैसे निकल सकता है। यहाँ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो सजेस्ट करती है कि हम ब्लैक होल के बाहर से नहीं देख सकते क्योंकि लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन यह थ्योरी ये कहती है इवेंट होराइजन के अंदर लाइट जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सिंगुलैरिटी तक पहुंच रही है, तो हो सकता है इवेंट होराइजन के अंदर हमें चीजें दिखाई दे सकती हैं। इंसानों ने आज तक जो चीजें देखी है वो बस एक ये फोटो ही है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा ली गई है ये फोटो 10 अप्रैल 2019 को, जिससे ब्लैक होल की एक्सीडेंट प्रिसाइजली प्रूव किया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।